नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड का हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं तौलिए एकांकी। और अभी तक हम लोग इतना पढ़ चुके हैं कि जो बसंत और मधु है दोनों के बीच में टकरार हो रही है। बसंत ने हजामत के टावल को इस्तेमाल ना करके किसी जो मदन है मदन के टावल को इस्तेमाल कर लिया था। इस मुद्दे को लेकर के वसंत और मधु के अंदर टकराट हो रही है। तो चलिए आगे हम लोग रीडिंग कर रहे हैं कंटिन्यू, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। एक बार रीड हो जाए, फिर इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो भी हम लोग चर्चा में लेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ तक हम लोग पढ़े 77 नंबर पेज पर आप निकाल लीजिए और यहाँ से आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जो मंच मैंने आपके सामने बना रखा है इसको आप लोग ध्यान से समझ चुके होंगे अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा है तो देखिए यहाँ पर दोनों के बीच में मुद्दा चल रहा था ऊसी और निम्मों को लेकर के, और उसी बात को लेकर के उनमें टकरार बढ़ जाती है। तो मधु कहती है कि मेरा ख्याल था कि मैं आपको सुख पहुंचा सकूंगी। इससे पहले बात चल रही थी कि आप नाहक हर बात को अपनी ओर ले जाते हो, अपनी कल्पना से मेरे दिल में वो बातें देख लेते हो जो मैं स्वप्न में भी नहीं सोचती। मुझे आपसे घृणा है या नहीं है इसे मैं नहीं जानती हूँ, पर आपको मुझसे ज़रूर घृणा है। आपने मुझसे शादी कर ली, मैं जानती हूँ, क्यों कर ली ये भी जानती हूँ, लेकिन विवाह के लिए आपका तैयार हो जाना ये नहीं बताता कि आपको मुझसे नफरत नहीं है। इसका क्रोध चाहे आप मेरी सफाई पर निकालें या मेरी पोशाक पर या मेरे स्वभाव पर। बसंत, मेरा ख्याल था मैं आपको सुख पहुंचा सकूंगी, आपके इस अव्यवस्थित जीवन को व्यवस्था सिखा दूंगी, किंतु मैं देखती हूँ कि मेरे समस्त प्रयास विफल हैं। आपको इस गंदगी, इस अव्यवस्था में सुख मिलता है। आपको मेरी व्यवस्था, मेरी सफाई बुरी लगती है। मैं आपकी दुनिया में ना रहूँगी, मैं आज ही चली जाऊँगी। और उठ खड़ी होती है, टेलीफोन की घंटी बजती है और बसंत जल्दी से जा कर के और टेलीफोन का जो रिसीवर है चोंगा उसे उठाता है। हेलो हेलो, जी जी, और नौकरानी को आवाज़ देते हुए मंगला स्नान गृह की ओर के दरवाजे से आती हुई, जी बीबी जी, मेरा बिस्तर तैयार कर और मेरा ट्रंक इस कमरे में ले आ, मतलब जो बक्सा है वो लेकर आ। बीबी जी आप, मैं जो कहती हूँ उठा ला। मंगला चली जाती है। बसंत, जी बहुत अच्छा कहते हुए चोंगा रख देता है और हंसता हुआ आता है। मैं कहता हूँ तुम अपना सामान बांधने की सोच रही हो, पहले मेरा सामान तो ठीक कर दो। मुझे पहली गाड़ी से बनारस जाना है, अभी साहब ने आदेश दिया है, अपना सामान बाद में बांधना। और पर्दा गिर जाता है। यानी जो बसंत है वो अपने काम के सिलसिले में अब 2 महीने के लिए कहाँ चला गया है, वो अब चला गया है वो बनारस। ठीक है। और कुछ क्षण बाद, कुछ देरी के बाद पर्दा फिर उठता है। कमरा वही है, सामान भी वही है, सिर्फ इतना अंतर है कि जहाँ पहले मेज थी वहाँ पर एक पलंग बिछा हुआ है। यानी इस जगह पर, ये जो मेज है इस जगह पर अब क्या बिछा हुआ है, एक पलंग, मेज नहीं है बल्कि यहाँ पर अब एक बेड बिछा हुआ है। ठीक, जिस जगह पर कमरा वही है, सामान भी वही है, अंतर इतना है जहाँ मेज़ थी वहाँ एक पलंग बिछा है और टेलीफोन उसके सिरहाने एक तिपाई पर रखा है। मेज़ ड्रेसिंग टेबल की जगह चला गया है और श्रृंगार की मेज़ अपनी कुर्सी के साथ दाएं कोने में सरक गई है। पलंग पर मधु लिहाफ यानी चादर घुटनों पर लिए हुए दीवार के सहारे अन्य मनस्क बेमन से आधी बैठी हुई आधी लेटी हुई, जैसे बेड के ऊपर अपन बैठ जाते हैं। ठीक है। कुछ क्षण बाद वे कैलेंडर की ओर देखती, उसकी दृष्टि का अनुसरण करते ही मालूम होता है कि जनवरी का महीना है। यानी अब ये नवंबर का महीना नहीं है बल्कि अब जनवरी का महीना है, क्योंकि 2 महीने बाद का घटनाक्रम आ रहा है अभी ये। ठीक है, तो जनवरी का महीना है, नया साल आ गया है, जिसका मतलब है कि मधु को हम 2 महीने के बाद देख रहे हैं। बाहर का दरवाज़ा खुला है और तीखी हवा अंदर आ रही है। सर्दियों के दिन हैं, ठंड का मौसम शुरू हो गया है। लिहाफ को, चादर को कंधों तक खींचते हुए मधु नौकरानी को आवाज़ देती है, मंगला मंगला। लेकिन आवाज़ इतनी हल्की है कि शायद मंगला तक नहीं जाती। मधु रजाई लेकर लेट सी जाती है और कुछ क्षण बाद मंगला स्वयं ही आती है। बीबी जी, ये आप उदास उदास क्यों हैं?
मंगला ये किवाड़ बंद कर दो, बर्फ सी हवा अंदर आ रही है। किवाड़ बंद करते हुए, मेरी बात का उत्तर नहीं दिया आपने बीबी जी। यूं ही कुछ तबीयत उदास है मंगला। कोई पत्र आया बाबूजी का? आया था, शायद आज कल में आ जाएं। तो फिर? तबीयत कुछ भारी भारी सी है, शायद सर्दी के कारण। दरवाजे पर दस्तक होती है, टक टक। कौन? दरवाजा तो खोलो। मधु, मंगला जरा किवाड़ खोलना। मंगला दरवाजा खोलती है। सुरो और चिंती, जो कि उसकी कॉलेज की सहेलियां हैं, दोनों आ जाती हैं। अरे सुरो, चिंती, तुम यहां कैसे? सुरो बोलती है, आज ही सवेरे यहां उतरी हैं। चिंती, माताजी प्रयाग जा रही थी, सरिता बहन का ख्याल था कि दिल्ली भी देखते चले। ठहरी कहाँ हो? मधु पूछती है, भाई ठहरी कहाँ हो? तो चिंती जवाब दे रही है, कनॉट पैलेस में मलिक चाचा जी के यहाँ। देर से उनका अनुरोध था कि दिल्ली आए तो। मधु, और मुझे पत्र तक नहीं लिखा। इतने दिनों से मैं कह रही थी कि दिल्ली आओ तो। सुरो, सबसे पहले तुम ही से मिलने आई हैं। माताजी कहती थी कुतुब मीनार। अरे मैंने कहा कुतुब मीनार एक तरफ और मधु बहन एक तरफ, और तीनों की तीनों सहेलियां हो करके हंस देती हैं। फिर 2 घंटे से, सुरो कह रही है, फिर 2 घंटे से मारी मारी फिर रही है तुम्हारी तलाश में, लेकिन पता तो मेरा। मधु कहती है, लेकिन पता तो मेरा। चिंती, सुरो बहन भूल गई, उन्होंने तांगे वाले को भैरव के मंदिर चलने के लिए कह दिया। भैरव के मंदिर? इतनी दूर? और तांगे वाला ले गया सब्जी मंडी, कहीं 30 हजारी के गिरजे के पास। गिरजे के पास? और चिंती अपनी बात जारी रखते हुए, तब इन्हें ख्याल आया कि मंदिर तो हनुमान का है। फिर नई दिल्ली वापस आ गई। मधु फिर जोर से हंसती है। ये क्या मतलब है कि इनको ये याद था कि मधु के घर के पास में एक मंदिर है, ठीक है, लेकिन वो चले कहाँ गए? गिरजे के पास। तब इनको याद आया कि मंदिर हनुमान जी का है, वहाँ चलो। फिर सुरो, और तब पता चला कि हम लोग तो यूं ही परेशान होते रहे, घर तो तुम्हारा पास ही था, तुम लोग भी। मैं कहती हूँ, अब सुरो, ये इतना हंसना तुम कहाँ से सीख गई? तुम तो थी जन्म की सीढ़ी। मधु से कह रही है सुरो। चिंती, भाई साहब ने सिखा दिया इतने जोर से कह लगाना। कहाँ हैं वे? मधु, बनारस गए हुए हैं 2 महीने से। वहाँ के फर्म का मैनेजर बीमार पड़ गया था, शायद आज कल में आ जाएं। अच्छे तो हैं? मधु, अच्छे हैं, मौज में हैं, लेकिन तुम खड़ी क्यों हो? इधर आ जाओ बिस्तर पर। नौकरानी को आवाज़ देती है, मंगला, ओ मंगला। सुरो और चिंती कुर्सियों पर बैठने लगती हैं। अरे कुर्सियाँ छोड़ो, बस चली आओ इधर। पलंग पर बैठते लिहाफ लेकर। सुरो, लेकिन मेरे पाँव, और मैं धो नहीं सकती इन्हें। अरे क्या हुआ है तुम्हारे पाँवों को? मधु कहती है, अरे क्या हुआ है तुम्हारे पाँवों को? जुराबें तो पहन रखी हैं तुमने, पर तुम्हारा बिस्तर? अरे कुछ नहीं होता बिस्तर को। मेरे बिस्तर का ख्याल छोड़ो, बस चली आओ इधर। ये किवाड़ बंद कर दो, बर्फ सी हवा अंदर आ रही है। सॉरी। मंगला आती है। आपने आवाज़ दी थी बीबी जी। मधु, मंगला चाय बना कर लाओ। चिंती किवाड़ बंद कर देती है। तीनों घुटनों पर लिहाफ लेकर आराम से बिस्तर पर बैठ जाती हैं। सुरो, चिंती और मधु तीनों अपने बात कर रही हैं। सुरो कह रही है, पुष्पा की शादी हो रही है अगले महीने। मधु, लेफ्टिनेंट वीरेंद्र के साथ? चिंती, अरे वह लमसलम्मा लमटीक सा आदमी, जोर की हवा चले तो उड़ता चला जाए। मैं तो सोचती हूँ कि उसे पुष्पा जैसी मोटी मुटल्लों से प्रेम भी हुआ तो कैसे। मधु, और मैं इस बात पर हैरान हूँ कि पुष्पा उसे पसंद ही कैसे करती है। चेहरे पर तो उसके मनहूसियत बरसती रहती है, मालूम होता है जैसे वर्षों स्नान गृह का मुंह ना देखा हो। और तीनों सहेलियाँ अपने बचपन की बात कर रही हैं।
सब हंसती है। मंगला चाय की ट्रे ले आती है। कहाँ लगाऊं चाय बीबी जी? मधु, यहाँ मेज पर रख दो और एक एक प्याला बनाकर हमें दो। ये तिपाही सरकाकर इस पर बिस्कुट रख दो। सुरो आश्चर्य, मधु, अरे उठकर कहाँ जाओगी? यहीं बैठी रहो। गरम बिस्तर से उठकर डाइनिंग टेबल पर जाने में आ चुका चाय का मजा। उठने का प्रयास करते हुए हल्के से क्रोध से, मधु, अरे हटाओ भी, अब बैठी रहो यहीं पे। चिंती, तो विवाह के बाद रानी मधुमालती ने अपने सब सिद्धांत बदल डाले हैं। अब डाइनिंग टेबल के बदले बिस्तर पर ही चाय पीती है और बिस्तर पर ही खाना भी नोश फरमाती है। सुनो, और कहाँ तो ये पानी का गिलास भी पीना हो तो डाइनिंग रूम की ओर भागती, और कहाँ ये कि मधु, अरे क्या रखा इस तकल्लुफ में? सच कहो, इस समय किसका जी चाहता है कि इस नरम नरम बिस्तर से उठकर डाइनिंग टेबल पर जाए? तो लो बिस्कुट लो और चाय का प्याला उठाओ, ठंडी हो रही है। सब चाय के प्याले उठा लेते हैं और चाय पीते पीते बातें करती हैं। सुनो, मैं पूछती हूँ, अगर चाय बिस्तर पर गिर जाए तो क्या हुआ? चादर धुलवाई जा सकती है, और फिर किसी दिन सहसा पेश आने वाली दुर्घटना के भय से कोई अपने रोज के सुख आराम को तो नहीं छोड़ सकता। सुख आराम? अरे तुम बिस्तर पर चाय पीने का बहुत बड़ा सुख समझती हो। और फिर सभ्यता और संस्कृति। अब देखो, ये मधु के माध्यम से वो सारी बातें कहलवाई जा रही है कि सभ्यता और शिष्टाचार के नाम पर हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। भविष्य में कोई घटना घटेगी, चाय फैलेगी, कोई बात नहीं, बिस्तर चद्दर धुलवा दी जाएगी, लेकिन जो आनंद है उसको तो लिया जाए। ठीक है, कह रही भाई सभ्यता और संस्कृति, तो उसके बारे में देखिए। मानव की आधारभूत भावनाओं पर नित्य नए दिन चढ़ते चले जाने वाले पर्दों का नाम ही संस्कृति है। हमारे भावनाओं पर, इमोशन पर हर दिन एक नया पर्दा चढ़ रहा है, और हम सोच रहे हैं हम एक नई सोसाइटी में जी रहे हैं, एक नई सभ्यता सीख रहे हैं। सोसाइटी के एक वर्ग के लिए दूसरा वर्ग हमेशा असभ्य और असंस्कृत रहेगा। फिर कहाँ तक आदमी सभ्यता और संस्कृति के पीछे भागे? हर आदमी दूसरे व्यक्ति को मूर्ख और पागल समझता है, असभ्य समझता है। ठीक है, एक वर्ग दूसरे वर्ग को, एक धर्म दूसरे धर्म को, एक जात दूसरे जात को, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने से कम अक्लमंद और अपने से ज़्यादा असभ्य, अशिक्षित वह उसे मानता है, और खुद को हमेशा क्या मानता है? समझदार मानता है वो। ठीक है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सोसाइटी के एक वर्ग के लिए दूसरा वर्ग सदैव असभ्य और असंस्कृत रहेगा। फिर कहाँ तक आदमी सभ्यता और संस्कृति के पीछे भागे? सुर्रो, ये तुम कह रही हो? क्या तुम चाहती हो कि इतना कुछ सीख समझकर मनुष्य फिर पहले की भांति बर्बर बन जाए? नहीं, बर्बर बनने की क्या जरूरत है? अरे मनुष्य सीमाओं को छूता हुआ क्यों चले? मध्य का मार्ग क्यों ना अपनाए? ना इतना खुले कि बर्बर दिखाई दे, ना इतना बंधे कि सन की। महात्मा बुद्ध ने कहा था, महात्मा बुद्ध, सुनो कहती है, तुम्हें हो क्या गया है? सदियों पुराने गले सड़े विचारों को तुम आज की सभ्यता पर लादना चाहती हो? चिंती, मनुष्य हर घड़ी हर पल प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज के सिद्धांत कल काम नहीं देंगे, और कल के परसों। बर्नार्ड शाह। मधु व्यंग से हंसकर, बर्नार्ड शाह? हटाओ, क्या बेमजा बहस ले बैठी हो? मंगला, चाय का एक एक कप और बनाओ। भाई बस भाई, अब तो चलेंगे, इतनी देर हो गई हमें यहाँ आए। मंगला, हाथ धुला दो हमारे। अरे भाई एक एक प्याला और तो लो। नहीं मधु, अब चलेंगे, वहाँ सब लोग परेशान हो रहे होंगे। हमने कहा था हम केवल मधु का घर देखने जा रहे हैं, एक आध घंटे में लौट आएंगे, और यहाँ आते ही आते तो 2 घंटे लग गए। चिंती पूछती है, स्नान गृह किधर है? हम वहीं हाथ धो आते हैं। मधु, अरे क्या धोओगी सर्दी में हाथ? नहीं भाई, हाथ तो हम जरूर धोएंगे, चिप चिप कर रहे हैं तो मरो। मंगला, इनके हाथ धुलवा दो। सुर्रो, बाथरूम? अरे बाथरूम में जाकर क्या करोगी? इधर बरामदे में ही धो लो।
किवाड़ खोलकर सुर्रो और चिंती हाथ धोती हैं। मधु चुपचाप अपने प्याले की शेष चाय पीती है। गीले हाथ लिए वापस आकर सुर्रो पूछती है, तौलिया कहाँ है? तौलिया नहीं दे गई मंगला? अच्छा वह ले लो जो खूंटी पर टंगा है। मधु तुम भली भांति जानती हो। मंगला इन्हें अंदर से एक धुला हुआ तौलिया ला दो। चिंती भी गीले हाथ ले आती है। मंगला तौलिया ले आती है और दोनों हाथ पोंछती हैं। मैं कहती थी अभी कुछ देर बैठती। नहीं भाई, अब कल आने का प्रयास करेंगी। हाथ पोंछकर तौलिया कुर्सी की पीठ पर रख देती हैं। प्रयास नहीं, जरूर आना, भूलना नहीं, और खाना भी यहीं खाना। हाँ हाँ अवश्य आएंगे। मधु उठने का प्रयास करती है। अब उठने का तकल्लुफ़ ना करो, बैठे रहो अपने गर्म लिहाफ में। दरवाज़ा हम बंद किए जाती हैं। बर्फ़ सी हवा अंदर आ रही है। हंसती हुई दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। मुझे एक प्याला और बना दो मंगला। मंगला प्याला बनाकर देते हुए, ये कौन थी बीबी जी? मेरी सहेलियाँ थी। कॉलेज में हम साथ साथ पढ़ती थी और हॉस्टल में भी हम साथ साथ रहती थी। फिर कुछ क्षण के लिए चुप हो जाती है। मंगला, जी बीबी जी। मंगला, जरा मेरी ओर देखकर बता तो, क्या मैं सचमुच बदल गई हूँ? चुप रहती है, जैसे अपने आप से। मेरी सहेलियाँ कहती हैं मैं बदल गई हूँ, पड़ोसी ने भी यही कहती हैं। मेरी ओर जरा देखकर बता तो मंगला, क्या मैं वास्तव में बदल चुकी हूँ? मंगला, मैं तो आठों पहर आपके पास रहती हूँ बीबी जी, मैं क्या जानूँ? मेरी आंखों में देखकर बता मंगला, क्या ये बदल सकी हैं? इनमें घृणा की झलक तो नहीं? मंगला, घृणा? मेरे व्यवहार में तकल्लुफ़ और बनावट तो नहीं? बनावट, तकल्लुफ़? फिर मधु कहती है, तकल्लुफ़, बनावट, नफ़रत, इन तीनों को मैंने अपने दिल से निकाल देना चाहती हूँ। 2 महीने पहले वे इसी बात पर मुझसे लड़कर चले गए थे। मंगला, क्या कह रही हो बीबी जी आप? बाबूजी तो, उनका क्रोध अभी तक नहीं उतरा। इन 2 महीनों में उन्होंने मुझे एक पत्र भी नहीं लिखा। एक पत्र भी नहीं लिखा? लेकिन मैं कुशल से हूँ, अपनी कुशलता का पता देना, या मैनेजर बीमार है, जो ही स्वस्थ हुए चला आऊँगा। इन्हें तुम पत्र लिखना कहती होगी? वे मुझसे नाराज़ हैं। उनका ख्याल है कि मैं उनसे घृणा करती हूँ। मंगला जो है कुछ भी समझने में असफल होते हुए, घृणा? घृणा? यदि मैं बचपन ही से ऐसे वातावरण में पली हूँ जहाँ सफाई और सलीके का बेहद ख्याल रखा जाता है, तो इसमें मेरा क्या दोष है? वे सफाई और व्यवस्था की मेरी इच्छा को घृणा बताते। मैं बहुत तेरा प्रयत्न करती हूँ कि इस सब सफाई वफाई को छोड़ दूँ, इन तकुल्लफ़ात को तिलांजलि दे दूँ, पर अपने इस प्रयास में कभी कभी मुझे अपने आप से घृणा होने लगती है। बचपन से जो संस्कार मैंने पाए हैं, उनसे मुक्ति पाना मेरे लिए आसान नहीं है। मैं इन सब वहमों को छोड़ दूँगी, पुरानी आदतों से छुटकारा पा लूँगी। वे समझते हैं मैं उनसे नफ़रत करती हूँ। मंगला, आप क्या कह रही हैं बीबी जी? वे समझते हैं मैं उनसे, उनके स्वभाव से, उनके वातावरण से, उनकी हर बात से घृणा करती हूँ। मैंने इन 2 महीनों में अपने आप को बदल डाला है, अपने आप को बिल्कुल बदल डाला है। और दरवाज़ा अचानक खुलता है और बसंत जो है प्रवेश करता है। तो देखिए यहाँ जो मधु है वो एक कोशिश कर रही है कि अपने स्वभाव को, अपनी आदतों को बदल लूँ, ताकि हमारे घर परिवार में जो रोज़ रोज़ का कलेश है वो समाप्त हो जाए। और उसी बीच में यहाँ पर आगे देखिए, बसंत वापस बनारस से आ गया है। और बसंत जब बनारस से वापस आता है, घर के अंदर प्रवेश करता है और कहता है, हेलो मधु, क्या हाल चाल है जनाब के? अरे मंगला, तांगे से सामान उतरवाओ और ये लो 1.5 रुपया तांगे वाले को दे दो। मंगला पैसे लेकर चली जाती है। फिर मधु के पास आते, कहो भाई क्या हाल चाल है? ये सूरत कैसी रोनी बना रखी है, जी कुछ खराब है क्या? जो इस बीच पलंग से उतर आई है और हंसने का प्रयास करते हुए, सूखा जाड़ा पड़ रहा है, जुखाम है मुझे 3-4 दिन से,
मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो। सेहत सेहत सेहत, दुनिया में जो कुछ है सेहत है। जीवन में तुम्हारी ये सफाई और सुघड़ता, ये नजाकतें इतना काम नहीं देंगी जितना सेहत। यदि यही ठीक नहीं रहती तो ये सब किस काम की, और अगर ठीक है तो फिर इनकी कोई ज़रूरत नहीं। अपने कथन की बारीकी का स्वयं ही आनंद लेता है और फिर जैसे उसने पहली बार कमरे को अच्छी तरह देखा है, अरे ये काया पलट कैसी, ये पलंग ड्राइंग रूम में कैसे आ गया, ये ट्रे और प्याले। मैंने पलंग इधर ही बिछा दिया कि आप और आपके मित्रों को जरा भी कष्ट ना हो। मज़े से लिहाफ लेकर बैठिए, टेलीफोन आपके सिराने रहेगा। अरे वाह, मैं कहता हूँ तुम तो बेहद अच्छी हो। मैं स्वयं अपनी सहेलियों के साथ इसी लिहाफ में बैठी रही हूँ। सच? उसकी ओर प्रशंसा की इच्छुक प्यार भरी दृष्टि से देखी। और चाय भी हमने यहीं पी। अरे वाह, मैं कहता हूँ अब तुम जीवन का रहस्य समझ पाई हो। जीवन का भेद बाह्य तड़क भड़क में नहीं, अंतर की दृढ़ता में। अंडरलाइन कर लेना, अति अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जीवन का भेद बाह्य तड़क भड़क में नहीं है, अंतर की दृढ़ता में है। कैसे? स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। यदि हमारी प्रतिरोध शक्ति, हमारी पावर ऑफ रेजिस्टेंस कायम है, चाय भी अब आप यहीं पिया कीजिएगा अपने नरम नरम बिस्तर पर। अरे वाह वाह, अब इसी बात पर तुम मंगला से कहो कि मेरे लिए चाय का पानी रखे। अब तो आप नाराज़ नहीं हैं। नाराज़? आप इतने दिनों तक मन में गुस्सा रख सकते हैं, ये मैंने स्वप्न भी ना सोचा था। गुस्सा? 2 महीने से आपने ढंग से पत्र तक नहीं लिखा, पर मैंने पत्र लिखे थे। जी, मैं कुशल से हूँ, अपनी कुशलता का पता देना, इसे पत्र लिखना कहते होंगे। बसंत जोर से हंसता है। तो तुम इसका कारण यह समझती हो कि मैं तुमसे नाराज हूँ? पगली, अरे तुमसे भी कोई नाराज हो सकता है, पर 2 पंक्तियाँ, अरे 2 पंक्तियाँ लिखने का भी अवकाश मिल गया तो तुम इसी को बहुत समझो। अच्छा, आप जाकर हाथ मुँह धो लीजिए, मैं चाय तैयार करती हूँ। मैं कहता हूँ तुम कितनी अच्छी हो। और मधु, अच्छा चलिए, अपने हाथ मुँह धो करके कपड़े बदल लीजिए। ये फिर तुमने कपड़े बदलने की पख लगाई, रट लगा दी। क्यों कपड़े ना बदलिएगा? 1 रात और 1 दिन गाड़ी में सफ़र करके आए हैं, मार्ग की धूल सारे शरीर पर पड़ी हुई है। चलिए जल्दी हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलिए, मैं इतने में चाय तैयार करती हूँ। बसंत को स्नान गृह के दरवाजे की ओर धकेल देती है और नौकरानी को आवाज़ देती है, मंगला। दूसरे कमरे से मंगला आती है। जी बीबी जी, सामान रखवा लिया या नहीं? जी बीबी जी, ये ट्रे और प्यालियाँ उठा, पानी तो चाय का ठंडा हो गया होगा। बाबूजी उधर हाथ मुंह धोने गए हैं, मैं और पानी रखती हूँ। इतने में ये पानी फेंककर चायदानी और प्यालियाँ अच्छी तरह धो डाल। मंगला ट्रे आदि उठाकर जाती है, एक चमचा गिर जाता है। कुछ तीखे स्वर, ये चमचा फिर फर्श पर गिरा दिया तूने। अरे 20 बार कहा है कि चमचा ना गिराया कर फर्श पर, चिप होने लगती है। अब ये ट्रे बाहर रखकर इस जगह को गीले कपड़े से धो डाल। स्नान गृह से बसंत जो है, अरे भाई साबुन कहाँ है? ध्यान से देखिए, वहीं तख्ती पर पड़ा है। और तौलिया? हाथ मुंह धो आइए, इधर कमरे से सूखा नया तौलिया लेकर पहुँच लीजिए। मंगला कपड़े का टुकड़ा भिगोकर लाती और चुपचाप फर्श साफ करने लगती। तू फर्श साफ करके चायदानी और प्यालियाँ धो डाल, मैं पानी रखती हूँ चाय का। रसोई दरवाजे से चली जाती है। कुछ क्षण तक मंगला चुपचाप फर्श साफ किए जाती है। फिर बसंत हाथ मुंह धोकर कुर्ते की आस्तीन चढ़ाए हुए गुनगुनाता आता है, हिंडोला कैसे झूलूं मेरा जिया डोले रे, मैं झूला कैसे झूलूं मेरा जिया डोले रे। तो ये गीत गाता हुआ गुनगुनाता हुआ आता है और अपने ध्यान में मग्न कुर्सी की पीठ पर पड़े हुए उस तौलिए से मुंह पोंछने लगता है, जिससे सुरो और चिंती हाथ मुंह पोंछ कर गई है। मधु रसोई खाने से
ये केतली कैसी बना रखी है मंगला तूने, मनो तो मैल जमी हुई है इस पेंदे में। तुझे कभी बर्तन न साफ करने आएंगे मंगला? अरे कितनी बार का है सफाई का। अचानक बसंत को सुरों वाले तौलिए से मुंह पहुंचते देखकर लगभग चीखते हुए, ये सूखा नया तौलिया लिया आपने? अरे मैं पूछती हूँ, आप सूखे और गीले तौलिए में भी तमीज नहीं कर सकते? अभी तो सुरो और चिंती चाय पीकर इस तौलिए से हाथ पोंछ कर गई हैं, परंतु नया? अरे नया तौलिया उधर कमरे में टंगा है। ओह ये कमबख्त तौलिए, मुझे ध्यान ही नहीं रहता है। वास्तव में दोनों तौलिए साफ हैं। मुझे जी साफ हैं, जरा आंख खोल कर देखिए, गीले और सूखे। मैंने ऐनक उतार रखी है और ऐनक के बिना तुम जानती हो हमारी दुनिया। जी आपकी दुनिया, जाने आप किस दुनिया में रहते? अब तो ऐनक नहीं है, ऐनक हो तो कौन सा आपको कुछ दिखाई देता है? और मुंह फुलाकर धम से कोच में धंस जाती है। ये तुमने फिर मुंह लटका लिया, नाराज हो गई हो? नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। तुम्हारा ख्याल है मैं इतना मूर्ख हूं जो ये भी ना पहचान सकता हूं। यानी मधु फिर अपने स्वभाव में उसी तरह आ जाती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और काफ़ी अच्छे ढंग से आपको समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि जो भी बातें हैं वो मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ। साथ में ये देखिए बच्चों कि स्वच्छता बुरी नहीं, पर तुम तो हर चीज़ को सनक की हद तक पहुँचा देती हो और सनक से मुझे चिढ़ है। ये किसने किससे कहा था? ये बसंत ने कहे थे, मधु से कहे थे, अंडरलाइन कर लेना। सुरो और चिंती कौन थी? तो सुरो और चिंती मधु की सहेलियाँ थी। ऊसी और निम्मो से किसे चिढ़ थी? ऊसी और निम्मो से मधु को चिढ़ थी। बसंत मधु की नोक झोंक के दरमियान फ़ोन पर साहब ने बसंत को क्या आदेश दिया? बनारस जाने का आदेश दिया। ठीक है ना। सुरो और चिंती दिल्ली में कहाँ ठहरी थी? कनॉट पैलेस में। ठीक है ना, अपने चाचा जी के, मलिक चाचा जी के घर पर। कनॉट पैलेस में मलिक चाचा जी के घर पे यहाँ पर ठहरी थी। अब देखिए बच्चों, इसके जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको आगे समझा रहा हूँ। चूहा सैदन शाह के लोगों की तंदुरुस्ती का क्या राज है? तो ये आप जानते हो, चूहा सैदन शाह के लोगों की तंदुरुस्ती का राज है कि उनके रक्त में रोग का मुकाबला करने वाले लाल कीटाणु अधिक मात्रा में थे। वे लोग दही और लस्सी का अधिक प्रयोग करते थे और दही में भी बहुत सी बीमारियों के कीटाणुओं को मारने की शक्ति रहती है। इस प्रकार रोगों को रोकने की शक्ति होने के कारण से चूहा सैदन शाह के लोग तंदुरुस्त रहते थे। मधु के मामा ने बसंत द्वारा उसका रेजर इस्तेमाल करने के पश्चात क्या किया, ये भी आप जानते हो। मधु के मामा ने वसंत के द्वारा उनका रेजर इस्तेमाल करने के बाद पहले उसकी ब्लेड निकालकर बाहर लॉन में फेंक दी और नौकर से कहा कि रेजर को गर्म पानी में उबालकर वह डिटोल से साफ करके लाएं। इस प्रकार मधु के मामा ने अपनी सुरुचि के अनुसार स्वच्छता के नाम पर एक दिखावा किया। मधु अपने बचपन के वातावरण वह संस्कार के बारे में नौकरानी जो मंगला है उससे क्या कहती है? तो देखिए, मधु ने मंगला से कहा कि वह बचपन से ऐसे वातावरण में पली है जहाँ सफाई और सलीके का बेहद ख्याल रखा जाता है। इस तरह के वातावरण में रहने से मेरा सफाई पसंद संस्कार बन गया है। मैंने बचपन में जो संस्कार पाए हैं उनसे अब मुक्ति पाना संभव नहीं है। तो देखिए बच्चों, ये जो पाठ्य पुस्तक में क्वेश्चन दे रखे हैं इनमें से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिले बहुत कम चांस हैं, लेकिन जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाए हैं कि जो बाह्य तड़क भड़क है उसके बारे में आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे। और जीवन का भेद बाह्य तड़क भड़क में नहीं बल्कि अंतर की दृढ़ता में, इस कथन के आधार पर बसंत की 2 चारित्रिक विशेषताएं बताई हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये लाइन आप ज़रूर ध्यान रखें बच्चों। तो बसंत की आप बता देंगे, बसंत जीवन में स्वच्छता का समर्थक है लेकिन उसे बनावटीपन पसंद नहीं है। सफाई की सनक से उसे चिढ़ है। बसंत यथार्थवादी है और जीवन की सच्चाई से वो भागता नहीं है। जीवन में जो सच्चाई है उसका सामना वह जरूर करता है, उससे वह मुक्त नहीं होता है। तौलिए एकांकी की मुख्य समस्या क्या है? तो ये मुख्य समस्या यही है कि हमारे पारिवारिक जीवन में पति और पत्नी के मध्य में सामंजस्य की कमी है।
मधु और बसंत अलग अलग संस्कारों में पले बड़े हैं। मधु के ऊपर अपनी कुलीनता का असर है और वह अपने आप को एक सभ्य स्त्री दिखाने की कोशिश करती है। तो ये समस्या जो है इस चैप्टर के अंदर है, और जो पहला वीडियो था इसका, उसके अंदर आप लोगों ने बहुत अच्छे डिटेल में चीज़ें पढ़ ली हैं, किस तरह से हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, शिक्षा हमें क्या मिल रही है, क्या संदेश मिल रहा है, ये भी आप समझ लीजिए कि हमें सभ्यता, स्वच्छता और शिष्टाचार के नाम पर कभी भी कृत्रिमता या दिखावटीपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे रिश्तों की जो घनिष्ठता है वो कमज़ोर हो जाती है और हमारे आपस में जो प्रेम होता है, सद्भावना होती है, उसकी कमी हो जाती है। साफ सफाई स्वच्छता ज़रूरी है, लेकिन उसे कभी अपनी सनक नहीं बनाना चाहिए। तो देखिए बच्चों, ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। अब अगला जो चैप्टर है ममता कहानी, एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित एक कहानी है। उस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार नए चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।